तो आज तारीख है 11 फरवरी और आज के करंट से जितनी भी ऐसी न्यूज़ है जो हमें अपने एग्ज़ाम के लिए या इवन दो नॉलेज के लिए जाना जरूरी है वो सब हम कवर करेंगे। तो आज द हिंदू के अगर फ्रंट पेज की बात करें तो एक न्यूज़ तो आई है जो हिजाब केस को लेके आई है, उस पर 14 फरवरी को सुनवाई की जाएगी अगली। एक न्यूज़ आई है जो योगी जी ने थोड़ा एकदम कल रेंट सा मार दिया कि अगर हमें वोट नहीं दोगे मतलब बीजेपी को तो यूपी केरला और कश्मीर बन जाएगा। तो एकदम केरला और कश्मीर के जो सीएम वीएम है सब लोग कूद पड़े कि हमारे यहाँ तो लिटरेसी रेट वगैरह इतनी है, ये इतना है, तुम्हारे यहाँ क्या है, ये वो तो वो सब चलने लगा। एक न्यूज़ आई है जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक को लेकर आई है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक न्यूज़ आई है एनएमसी को लेके, एक आई है अफरस्ट को लेके, अफरस्ट जो फेस है उसको लेके, और एक न्यूज़ आई जो क्वारंटाइन खत्म को लेके। बाय द वे इंडिया ने जो बाहर से जितने भी लोग आते थे मतलब जो विदेशी यात्री जो इंडिया घूमने आते हैं उनके लिए जो 7 दिन का क्वारंटाइन था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तो अब ऐसी आशा है कि जो टूरिज्म सेक्टर है इंडिया का वो बढ़ेगा। तो अगर फ्रंट पेज से बात करें तो जो मॉनेटरी पॉलिसी की है, देखो पहले अपन समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो इंडिया में सारे इंटरेस्ट रेट के बैंकें हैं और आरबीआई हैं, जैसे क्योंकि आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है, बैंकों को पैसा देता भी है, तो किस इंटरेस्ट रेट पे या कितनी ब्याज दर पे वो पैसा लेगा या देगा वो तय करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इसके लिए हर क्वार्टरली मीटिंग होती है, हर 3 महीने में इनकी मीटिंग होती है। और बाय द वे इनको 7 दिन के अंदर 7 दिन के लिए सब लोगों को अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, एकदम कोई किसी से मिल नहीं सकता, तब होती है मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग। क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल बात होती है ना कि इंटरेस्ट रेट घटाना बढ़ाना है बैंकों का, तो उससे पूरे देश की इकोनॉमी बिगड़ सकती है अगर वो चीज़ लीक हो जाए तो फैसला होने से पहले। तो दैट्स वाई। और इवन तो इसको हेड जो करते हैं वो आरबीआई के जो गवर्नर है वो इसको हेड करते हैं। और हम जानते हैं कि जो इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में अनचेंज रही जितनी भी रेट्स रही ना, हम लोग रेपो रेट की बात करें 4.0%, रिवर्स रेपो की बात करें 3.95%, वो 3.35% सॉरी, तो वो सारी की सारी रेट्स को नॉर्मल जितनी थी उतनी ही रखा गया। अब जस्ट बिकॉज हम लोग जानते हैं चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में ना तो कोई चीज़ बढ़ाई जाती है ना घटाई जाती है, वही रहती है। तो दैट्स ऑल। एक न्यूज़ आई है नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में कि इसने वार्न किया है इंडिया को कि इंडिया से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाइना जा रहे हैं मेडिकल की पढ़ने, क्योंकि इंडिया में डॉक्टरेट या मेडिकल करना हम लोग जानते हैं एकदम जंग जीतने से ज़्यादा वो छोटी बात नहीं है। तो एक होता है एग्जाम GRE एग्जाम, उसको पास करके ये लोग इंटरनेशनली किसी भी कॉलेज वगैरह में पढ़ने जा सकते हैं। तो वो पास कर करके बहुत से लोग बच्चे चाइना वगैरह में पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी जो कोविड को लेकर वार्न किया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि चाइना कभी भी लॉकडाउन वगैरह लगा दे रहा है, सीन कर दे रहा है, उस चक्कर में बच्चों की पढ़ाई रुक जा रही है, ना वो इंडिया आ पा रहे हैं ना वो चाइना में रह पा रहे हैं। तो इन सब को लेकर वार्न किया है कि सोच समझ के जाए सीधे सीधे। और अगर बात की जाए ना तो आज इंडिया के 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चे हैं जो बाहर पढ़ते हैं, और इवन दो 50% बच्चे केवल और केवल नॉर्थ अमेरिका में पढ़ते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि 34% जो बच्चे हैं वो कनाडा में पढ़ते हैं, वो नॉर्थ अमेरिका में भी अगर स्पेसिफिकली बात करें तो। और तकरीबन 23,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो चाइना में पढ़ते हैं। और फिर इंडिया के अगर फेवरेट बात की जाए कि कहाँ पे बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, फेवरेट डेस्टिनेशंस, तो यूके है, जर्मनी है, रशिया है, यूएई है, ये भी है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है निर्भया फंड को लेके। देखो निर्भया फंड एक फंड है, बेसिकली हम लोग जानते हैं निर्भया केस हुआ था 2010 में, उसके बाद में इस फंड को बनाया गया था। और इस फंड का बेसिकली मतलब क्या था कि जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उन लोगों की सेफ्टी बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो अभी दिल्ली में तकरीबन दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा निर्भया फंड से सेंट्रल गवर्नमेंट से 11 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। और किस लिए? जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, 923 डार्क स्पॉट है, मतलब जहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं है, इनको आइडेंटिफाई किया गया है दिल्ली में, और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ये सब लगाई जाएंगी, इनके लिए मांगे गए हैं। और 2013 में ये फंड बना था। और बाय द वे और अगर बात की जाए ना, तब से बीच में रिपोर्ट्स निकल के आई थी कि इसका 20% ही पैसा यूज हो पाता है। तो सोचो जिस फंड में पैसे भी हैं उसको भी ये लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। और इवन तो बात की जाए तो इसके साथ में और भी प्रोग्राम शुरू हुए थे साथ में ही, जैसे हम लोग जानते हैं कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए थे। वन स्टॉप सेंटर स्कीम लॉन्च की थी, OSC के जिसको कहते हैं, जिसके तहत ऐसे सेंटर्स बनाए जाते थे जो पुलिस स्टेशन के 2 किलोमीटर के सर्कमफ्रेंस के आसपास में होते थे। और किसी भी लड़की जिसके साथ में कुछ भी गलत हुआ है तो उनको वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत रखा जाता था। और अभी तक अगर गवर्नमेंट के द्वारा कहिए तो गवर्नमेंट का कहना है कि 704 वन स्टॉप सेंटर हैं जो इंडिया में बनाए जा चुके हैं। साथ ही साथ एक वुमेन हेल्पलाइन लॉन्च करने की बात की गई थी। अब पता नहीं ये लॉन्च की गई है नहीं की गई है, कोई न्यूज़ ही नहीं है, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। एक चीज़ और थी कि महिला पुलिस जो वॉलंटियर्स हैं वो हर पुलिस थाने में रखी जाएंगी। तो दैट्स ऑल। ये कुछ चीज़ें थी जो निर्भया फंड बनाया गया था तब लागू की गई थी।
एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये है इंडोनेशिया के बारे में कि इंडोनेशिया ने अभी जो डसॉल्ट एविएशन है, हम लोग जानते हैं फ्रांस की, जो राफेल प्लेन बनाती है, उससे 42 राफेल का ऑर्डर दे दिया है। तो इजिप्ट, कतर, इंडिया के बाद में चौथा देश होने वाला है इंडोनेशिया, जो मतलब राफेल खरीद रहा है बेसिकली। और 600 करोड़ के जो वैल्यूएशन है, मतलब तकरीबन 1600 करोड़ का एक राफेल होता है बेसिकली कहा जाए। और राफेल बहुत ही हाईटेक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग जानते हैं 150 किलोमीटर की मार्क क्षमता है, बहुत बड़ी बात होती है एक प्लेन के लिए, वो भी क्योंकि वो इंडिया के क्या कहते थे एविएशन में रह के पाकिस्तान तक वार कर दे तो बहुत ज़्यादा दूर होता है। इवन दो भारत भी अपने बहुत से प्लेन से जिनको बदल रहा है, जैसे हमारे यहाँ MiG-21 यूज होते हैं, तो MiG-21 बहुत पुराने हो चुके हैं, उनकी जगह हम लोग जो तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिनको तेजस बोला जाता है, उनसे हम लोग बदल रहे हैं। और राफेल तो हम पे है ही है। और आज की अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो केवल 4 देश हैं जो राफेल यूज करते हैं, इजिप्ट, कतर, इंडिया और फ्रांस, बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो इंडियन एक्सप्रेस में आई आज, जो आई है मोंटेंग नायर के बारे में। अब जी मोंटेंग नायर कौन है? बेसिकली जो HIV हम लोग बात करते हैं ना, HIV एक विषाणु होता है बेसिकली, वायरस। तो HIV की खोज की थी मोंटेंग नायर ने, उनकी डेथ हो गई है बेसिकली। नोबेल प्राइज विनर है ये बाय द वे, HIV खोजने के लिए 1983 में इन्होंने खोजा था। और वायरल ऑन्थोलॉजी करके एक ब्रांच होती है साइंस की, उसमें वायरस वगैरह इन सब चीज़ के बारे में खोज की जाती है। अब HIV की बात करें तो एड्स और HIV दो अलग चीज़ होती हैं। HIV वायरस होता है, लेकिन उससे होने वाली बीमारी होती है एड्स। तो पहले किसी इंसान के अंदर जाता है तो वो करता है एक्यूट HIV, बाद में आगे बढ़ के वही क्रॉनिकल HIV में चेंज हो जाता है और वही एड्स में चेंज हो जाता है। जब ये थर्ड स्टेज यानी कि एड्स में चेंज होता है, तो जो हम देखते हैं कि CIJ4 सेल्स होती हैं, बेसिकली तुम्हारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता की सेल्स होती हैं, वो 1500 सेल्स पर क्यूबिक मीटर में होती है, पर क्यूबिक मीटर ब्लड में, उसको घटा के ये 200 तक ले आता है। तो इसी वजह से जिसको एड्स वगैरह हो जाता है, उसको मतलब खांसी जुकाम भी हो जाता है ना, तो वो सही नहीं कर पाता अपना। तो उस वजह से खांसी जुकाम भी होना मतलब ये मान लो उसके लिए मौत के बराबर हो जाता है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही ई-रूपी वाउचर्स के बारे में, कि सरकार ने जो ई-रूपी वाउचर्स थे उनको 10,000 रुपए तक की ही अभी मैक्सिमम होते थे, उनको बढ़ा के 1 लाख कर दिया है। अब ई-रूपी वाउचर्स क्या है? जैसे मान लो सरकार को तुम्हें इंसेंटिवाइज करना है किसी एरिया, तो सरकार पैसे डायरेक्ट ना देते हुए तुम्हें ई-रूपी वाउचर दे देती है। अब ई-रूपी वाउचर क्या होता है? जैसे सरकार ने कह दिया ये एक वाउचर है, इसकी कीमत है 20,000 रुपए, वो उस पर लिखा होगा, गवर्नमेंट सरकारी गवर्नमेंट के द्वारा साइन होंगे, और वो जिस सेक्टर का होगा, जैसे मान लो मेडिकल सेक्टर का है, तो तुम केवल उसे मेडिकल फील्ड में ही यूज कर सकते हो। या मान लो कि वो है एविएशन सेक्टर का, तो तुम उसे एविएशन फील्ड में ही यूज कर सकते हो। तो बस इसकी लिमिटेशंस बढ़ा दी गई हैं थोड़ी, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है LEED लीड जो सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग होती हैं। ग्रीन बिल्डिंग बेसिकली ऐसी बिल्डिंगें या ऐसे रहवास जो कि 10 फ्लोर से ज़्यादा ऊंचे हैं, और उनको आसपास की ग्रीनरी को देखते हुए, आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए कितना ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलप किया गया है। तो लीड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स में इस साल की जो रैंकिंग निकल के आई है, इसमें चाइना नंबर 1 पर रहा है, सेकंड नंबर पर कनाडा रहा है, और थर्ड नंबर पर भारत आया है। दैट्स ऑल। और एक छोटी सी न्यूज़ और आई है, वो आई है सीट बेल्ट्स के बारे में, कि कल हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसने इंडिया में लागू कर दिया। देखो अभी तक इंडिया में जब तक तुम 4 व्हीलर में बैठे हो तो आगे के दोनों लोगों को सीट बेल्ट लगाना मैंडेटरी था। पहले एक को ही था, केवल ड्राइवर को। 2019 से हम लोग देखते हैं आगे के दोनों कर दिया था, और अब सीट बेल्ट चारों लोग, जितने भी लोग बैठे हुए हैं एक गाड़ी में, उन सबको सीट बेल्ट लगाना वो मैंडेटरी कर दिया गया है इंडिया में, और नहीं लगाया जाएगा तो फाइन देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो दैट्स ऑल। और ये एक अच्छा कदम है अगर मैं कहूँगा, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, पीछे वाले आगे सीट पे आ जाते हैं, आगे वाली सीट के तो बाहर ही निकल जाते हैं। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही एक डेथ सेंटेंस के बारे में। अभी ये केस बहुत आ गया लाइमलाइट में, इसलिए मैंने सोचा कवर कर दें। सुप्रीम कोर्ट में एक अचल केस था बेसिकली। तो एक व्यक्ति है, उसको डेथ सेंटेंस दिया गया था एक 17 साल की लड़की को रेप करने के केस में, हाई कोर्ट के द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसके डेथ सेंटेंस को बदल के लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया गया, और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी केवल 30 साल के लिए दिया गया है। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा कवायतें उठने लगी कि इंडिया भी एंटी डेथ पेनल्टी देशों की तरफ तो नहीं झुक रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ किया कि हम नहीं चाहते कि किसी को डेथ पेनल्टी दी जाए अनटिल एंड अनलेस या तो कोई एक बेंचमार्क केस हो, या तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा केस हो जिसमें पब्लिक डोमेन में हमें कोई एक अथॉरिटी को इम्पोज करवाना हो।
तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है समृद्ध इनिशिएटिव के तहत। अब ये समृद्ध इनिशिएटिव क्या है बेसिकली, देखो हमारे यहाँ अटल इनोवेशन मिशन चलता है, दूसरा नीति आयोग है और तीसरा USAID है। ये तीनों लोग मिलकर समृद्ध इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने वाले हैं इंडिया में। समृद्ध इनिशिएटिव बाद में अभी से नहीं चलता, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा 2018 से चलाया जा रहा है, तो इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बेसिकली जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स हैं उनको अफोर्डेबल बनाना, रिलायबल बनाना, लोगों के लिए हेल्थ केयर को ज़्यादा रीचेबल बनाना, आसानी से रीचेबल बनाना, इन सब के लिए काम किया जाएगा। क्योंकि हम भी जानते हैं इंडिया में GDP का केवल 3.6% ही है जो कि हेल्थ केयर में यूज़ होता है। अगर हम लोग बात करें ना कि साउथ एशिया की, तो इंडिया का सबसे कम बजट है अगर हेल्थ केयर की बात की जाए तो। बाकी के लोग GDP में काफ़ी GDP का काफ़ी % खर्च करते हैं इसमें। तो जैसे मान लो USA या कनाडा की मान लो वो 7-8% तक GDP का केवल हेल्थ केयर में खर्च करते हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं उसका आधा है इंडिया का। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, कि जो एनुअल इकोनॉमिक सर्वे आया था हम लोगों का, उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में काफ़ी बात हुई थी कि इंडिया के लोग 3-4 फसलें ही हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनमें एकदम रिकॉर्ड तोड़ फसल उत्पादन करे जा रहे हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। पता पड़ा हमें चना मंगाना है, हमें सरसों मंगाना, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ये सीन चल रहा है, जबकि इंडिया के पास में लैंड भी है, सब है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है उसको द्वारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके तहत में क्या होगा, जो एग्रो फॉरेस्ट्री है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है बेसिकली, अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा चलती है एग्रो फॉरेस्ट्री। जैसे अपन देखते हैं कि फसल भी उगा रहा है वो, साथ साथ में ऐसे ट्रीज भी लगा दिए गए हैं जो फल वगैरह दे रहे हैं, तो सस्टेनेबल भी होते हैं, लंबे समय तक वो ट्री बने रहते हैं, वहाँ का इकोसिस्टम भी अच्छा बना रहता है और फार्मर्स को ज़्यादा फायदा भी होता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा इंडिया में, ये कहा गया है। अब देखते हैं वो इम्प्लीमेंट कितना हो पाता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है एक्सेलरेट विजन स्कीम को लेकर। अब एक्सेलरेट विजन स्कीम क्या है बेसिकली, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा लॉन्च की जा रही है बेसिकली, कि जो समर सीजन आने वाला है, हम लोग देखते हैं कुछ महीनों में 2 महीने बाद समर सीजन शुरू हो जाएगा, बच्चों की काफ़ी की छुट्टी हो जाएगी, स्कूल ही नहीं खुले हैं तो छुट्टियां तो चलो ठीक है लेकिन हो जाएगी तो साइंस एंड रिसर्च को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। बेसिकली अभ्यास और समूहन, 2 अलग अलग इसके पार्ट्स हैं बेसिकली। जो AVS स्कीम है उसके अंतर्गत अभ्यास स्कीम एक अलग से है छोटी सी, और एक स्कीम है समूहन स्कीम में जो पहले से रिसर्च हो चुकी हैं उन पे बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब बच्चे वगैरह या कॉलेज के लोग हैं वो लोग उन पे मिलकर काम करेंगे। और एक अभ्यास स्कीम है, अभ्यास स्कीम में ये लोग क्या करेंगे, नए इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके आएंगे, और उनको अगर कोई ऐसे आइडियाज़ हैं जो 1-2 महीने में इम्प्लीमेंट करके उनसे कुछ नई डिस्कवरी की जा सकती है या कुछ किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट उन्हें फंडिंग देगी। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही अटल टनल के बारे में। हम लोग जानते हैं अटल टनल जो 9.2 किलोमीटर का है, जो बरुआ से सिसु को जोड़ता है बेसिकली, जो मनाली से लेके रोहतांग की रोड है। तो मतलब उसकी रोड को जो 16 किलोमीटर की थी उसको 9 किलोमीटर कर दिया जब से खुला है, और क्योंकि वो 16 किलोमीटर नहीं, वो तो ज़्यादा ही पड़ जाती है क्योंकि चढ़ाई वगैरह बहुत होती है, तो उसको बहुत आसान बनाया था लोगों के लिए। तो अटल टनल को हाल ही में जो लार्जेस्ट हाईवे टनल ओवर 10,000 फीट के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ जो रिकॉर्ड्स है उसमें नामित कर दिया गया है। अब भाई हम लोग जानते हैं वर्ल्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होती है, एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है और एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। ये 3 ही सबसे बड़ी किताबें मानी जाती हैं, अगर हम लोग 3 सबसे बड़ी एसोसिएशंस मानी जाती हैं बेसिकली, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पूरा खाका रखती हैं दुनिया में। तो दैट्स ऑल। और अटल को पहले हम लोग जानते हैं गिनीज में तो कर ही लिया गया था, वर्ल्ड बुक में भी कर लिया गया। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन थे उनको हटा दिया गया है और नए चेयरमैन S किशोर को बनाया जा रहा है। तो बस दैट्स ऑल। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हम लोग जानते हैं कि ये क्या चयन प्रक्रिया करवाती है हम लोगों के यहाँ, जितने भी ग्रेड 2 से नीचे की जॉब्स होती हैं उन सब में जो चयन प्रक्रिया जब केंद्रीय लेवल पे चलती है तो उनको इंडिया में इम्प्लीमेंट करवाना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का काम होता है। दैट्स ऑल। और हाँ, उनकी जो ट्रांसफर वगैरह भी होते हैं वो भी SSC ही करती है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है इनसैट 4B के बारे में। अब इनसैट 4B क्या है, ये एक इन्फॉर्मेशनल सैटेलाइट्स है बेसिकली, जो कि हम लोगों ने बहुत पहले भेजी थी। इसको हम लोग काफ़ी समय से काम ले रहे थे, 20 साल से ज़्यादा हो गया इसको काम लेते होते। तो ये सैटेलाइट्स को अब कल इसरो के द्वारा डिकमीशन कर दिया गया है, कि मतलब बहुत काम ले लिया है इससे। अब तो हम लोगों ने बहुत सारी और भी लॉन्च कर दी, तो इनसैट 4B को हम लोगों ने डिकमीशन कर दिया। तो और आज के एडिटोरियल की बात करें तो एडिटोरियल तो हम लोग जानते हैं आज द हिंदू में तो आए ही नहीं है। एक एडिटोरियल आया वो अच्छा नहीं है, और किसी में मुझे कोई दिखा नहीं। तो दैट्स ऑल। अगर हम लोग बात करते हैं 11 फरवरी की, तो यही करंट था जो हमें किसी भी एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था।